हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। आई एम तेजस भास्कर अबंग, AFO एट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइज, रिसेंटली मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है। जिनका मेंस का रिजल्ट निकल गया है उनको ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द क्रैकिंग ऑफ मेंस। तो गाइज, जिनका नहीं हुआ है उनको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, अपना प्रिपरेशन यूँ ही जारी रखना है। एक दो अटैम्प्ट में कुछ हाथ में नहीं लगा तो ऐसा नहीं सोचना है कि पूरी ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर सकते। आई एम द लूज़र, ये भावना आपको कभी भी दिल में नहीं लानी है। तो गाइज़, लगभग 13 फरवरी का आपका रिज़ल्ट आया है। मेरा भी लगभग पिछले साल 16 फरवरी को रिज़ल्ट आया था। 3 मार्च को मेरा इंटरव्यू था। तो उस इंटरव्यू में क्या क्या हुआ, आज मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज़, जब इंटरव्यू था तो पहले दिन हम गए पुणे के गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा इंटरव्यू था। 3 मार्च को इंटरव्यू था तो हम 2 मार्च को ही पुणे पहुँच गए थे। वहाँ दोस्त के रूम पर रुके थे। वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर था इंटरव्यू का सेंटर। तो बस से जाना था। मन में यह डर था कि कहीं इंटरव्यू का शर्ट पैंट ख़राब ना हो जाए, कहीं धूल मिट्टी ना बैठ जाए, इसलिए उसको अलग से अपने बैग में रख लिए और एक अलग से फॉर्मल शर्ट पैंट पे इंटरव्यू सेंटर पे पहुंच गए। उस कॉलेज में मेरा दोस्त पढ़ता था, MBA में है वो। तो गाइस, जैसे हम 12:30 बजे वहाँ पहुँचे, सबसे पहले हमारा उन्होंने एंट्री और एग्ज़िट करवाया। जैसे कि आप भी मेंस में और प्री में जब जाते हैं तो आपका फ़ोटो वगैरह थंब इंप्रेशन जिस तरह लिया जाता है, ठीक उसी तरह इंटरव्यू में आपका जब पहले शुरुआत में जाते हैं तब आपका वहाँ पे थंब इंप्रेशन और फ़ोटो लिया जाता है। तो उसके बाद एक बड़े से ऑडिटोरियम में हमको बुलाया गया। वहाँ पर बहुत से HR बैठे हुए थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो उन्होंने हमारी जो 2 कॉपीज़ थी डॉक्यूमेंट की वो सबमिट कर ली, उसको ओरिजिनल के साथ वेरीफाई कर लिया और जिनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनसे रिटर्न डिक्लेरेशन ले लिया कि हम इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त प्रेजेंट करेंगे। तो हमारा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद लगभग मेरा इंटरव्यू था 5:30 बजे, मतलब तो एकदम शाम हो चुकी थी, 5-6 बज चुके थे और हम केवल लास्ट में 5 लोग थे जिनमें मैं तीसरा था। मेरे पहले भी 2 लोगों का इंटरव्यू हुआ और 3 लोग हम लास्ट में बचे थे, उसमें मेरा एक दोस्त भी था। तो जैसे ही हम 5-5:30 बज गए, एकदम जैसे कि पूरा दिन का जो एनर्जी थी लगभग पूरी ख़त्म होने को आई थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हम पहुँचे थे। उसके बाद हम जैसे वहाँ बैठे तो वहाँ पे एक बेल सिस्टम होता है, पैनल नंबर आपका जहाँ आपका पैनल होता है। तो जैसे ही बेल बजी उन्होंने मुझे अंदर बुला के सबसे पहले एटिकेट्स फॉलो किए जो हर इंटरव्यू में फॉलो करते हैं कि भाई दरवाज़ा ये खोलिए और सबसे पहले उनसे परमिशन लीजिए, मैं कमी सर या फिर क्या अंदर आ सकते हैं। तो उनसे परमिशन लेकर हम अंदर पहुँच गए। तो कहीं जैसे हम अंदर पहुँचे तो सबसे पहले सबको ग्रीटिंग किया। शाम के 5 बज चुके थे, सबको गुड इवनिंग कहा, गुड इवनिंग सर्स, गुड इवनिंग मैम। उसके बाद उन्होंने बैठने के लिए कहा, प्लीज़ हैव अ सीट। तो उन्होंने सबसे पहला सवाल किया, अपना परिचय दीजिए। हालांकि सवाल हिंदी में था, ऑब्वियसली उसका जवाब भी हिंदी में ही देना अपेक्षित था। तो मैंने पूरा रटाया था मेरा, तो मैंने वही जाके चिपका दिया वहाँ पे। मैं तेजस अबंग हूँ, मैं इस गाँव से आया हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन MPKV से करी है, मेरी ये हॉबीज़ है और मैं फ़िलहाल IBPCF की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम ये प्रिपरेशन कर रहे हो, ये कहाँ से कर रहे हो। तो उनका पूछने का मकसद था कि प्री के लिए क्या किया, मेंस के लिए क्या किया, इंटरव्यू के लिए क्या। तो मैंने जैसे बताया, मैंने प्री के लिए जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने बताया प्री के लिए सर पूरा यूट्यूब से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मेंस के लिए मेरे जो डिग्री के बुक्स थे मैंने उसको प्रेफर किया और इंटरव्यू के लिए सबसे लास्ट में इंटरव्यू के लिए मैंने जो यूट्यूब पे अवेलेबल जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको देखा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके एक्सपीरियंस देखे और जितनी बार हो सके उतनी बार इंटरव्यू मतलब जो सवाल आने वाले हैं मुझे, जो सवाल मुझे फेस करने, उनको जवाब देने की प्रैक्टिस करी है। तो उन्होंने उसके बाद पूछा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। हालांकि मैंने उनको पहले ही बता दिया था अपने इंट्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मैंने बताया सर आई एम फ्रॉम अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, वो भी सवाल मुझे इंग्लिश में था। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से हो, तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली अहमदनगर में राहुरी में MPK यूनिवर्सिटी है। तो मैंने बताया कि सर हाँ, वहाँ पर एक महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ करके एक यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वहाँ तुम्हारे घर से उसका डिस्टेंस कितना है। तो मैंने बताया सर लगभग 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद वाला सवाल जो था मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सवाल वो मुझसे पूछेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछ ली MPKV ने जो रिसेंटली 6 सैफ्लावर की वैरायटीज़ डेवलप करी है उनके बारे में बताओ। यानी कि वो मुझसे जानना चाहते हैं उनके नाम क्या क्या है।
तो गाइज यहाँ से मेरे इंटरव्यू की शुरुआत हुई ना, मतलब कि सर मुझे नहीं आता, आई एम सॉरी सर आई डोंट नो। तो इसके आगे के 6 सवाल ऐसे हुए जहाँ पे मुझे बोलना पड़ा सर आई डोंट नो। तो उसी पैनल में एक लेडीज़ थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा ये जो नाम है तेजस, ज़रा इसका मीनिंग बताओ। तो मैंने उनको बताया मैडम ये इसका हिंदी में मीनिंग जो होता है वो होता है फास्ट, और अगर हम इसका मराठी में मीनिंग देखेंगे तो ये होता है मतलब कि लाइटन। तो उन्होंने बताया, वहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी आर्गूमेंट करी कि देखो देखो ये होता है ये नहीं होता है, कि फास्ट उनका उसका मीनिंग नहीं होता है। तो मैंने एक रटा रटा उनको जवाब दिया। ये हालांकि ये भी आपको यही करना है, जब भी कोई आर्गूमेंट वाला सवाल हो तो आपको यही करना है, सर एज पर द माई नॉलेज मैम, और मैम एज पर माई नॉलेज इट इज़ करेक्ट, और इफ़ देयर इज़ एनी करेक्शन इन इट आई विल मेक इट एंड आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। इंग्लिश जवाब इंग्लिश में ही देना है, क्योंकि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत पोलाइट लगती है। आप उसमें कुछ भी कहें, आप गालियाँ भी दें तो पोलाइट लगती हैं। आपको इसका जवाब हिंदी में नहीं देना है। इसके बाद उनका एक सवाल था कि तेजस हाउ इंडियन बैंक्स कंट्रीब्यूटिंग इन इंडियन इकोनॉमी। तो सवाल इंग्लिश में था, तो पहला सवाल था। तो ये दूसरा सवाल था जो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इंडियन इकोनॉमी किस तरीके, तो इंडियन बैंक इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से हेल्प करते हैं। हालांकि उनकी अपेक्षा ये थी कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताऊं, लेकिन इस क्वेश्चन की ज़रा प्रिपरेशन ना होने की वजह से मैं उनको इतना ही बता पाया कि मैम हम बैंक से जो बोरोइंग लेते हैं, जो लोन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कहीं ना कहीं हमारी खेती, हमारी नई टेक्नोलॉजी, नई इन्वेंशन के लिए, नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए, नए डैम बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और अल्टीमेटली ये देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। जो फंडिंग का काम होता है, जो क्रेडिट का काम होता है, यही बैंक करती है। तो मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन है। मुझे यही, मैंने बस उनको इतना ही बता पाया, और मैंने सभी इंग्लिश में बता दिया। हालांकि आपको इंग्लिश ना भी आती हो तो आप वहाँ जाने के बाद एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो दिक्कत ही कोई बात नहीं, आप वहाँ जाने के बाद आपका सब कुछ तालमेल बैठ जाता है, आप बोल लेते हैं वहाँ पर। इंटरव्यू शिफ्ट हुआ शुगर केन पे। तो सबसे पहले पूछा गया तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा शुगर केन ग्रोवर है, तो ये बताओ शुगर केन की जो FRP आती है उसे कौन देता है। और सबसे पहले तो उनका सवाल इससे पहले यह था कि FRP क्या है। तो मैंने उनको बताया सर FRP इज़ अ फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस विच गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द फार्मर्स। मैंने बस उनको इतना ही बताया। तो उन्होंने पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, क्या ये बात सही है। तो मैंने कहा हाँ सर इट इज़ करेक्ट। तो उन्होंने उसके बाद पूछा कि अभी रिसेंटली FRP बढ़ी है, तो इस वक्त की FRP क्या है और पीछे वाली FRP क्या है। तो मैंने उनको बताया सर कि पिछली FRP थी 290 रुपये और ये 15 रुपये से बढ़कर 305 रुपये हुई है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए उनका काउंटर आर्गूमेंट था कि नहीं, पहले 305 थी, अब बढ़ के 315 हो गई है। तो वही जो जवाब मैंने मैम को दिया था, सेम वही जवाब, वो भी इंग्लिश में मैंने उनको दिया, सर एज पर माई नॉलेज इट इज़ 305 रुपीज़। इफ़ देर इज़ एनी चेंजेस वर मेड इन इट आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। तो यहाँ पर थोड़ा आर्गूमेंट वाली स्थिति हो गई थी। जहाँ पर भी आपको लगे कि भैया आर्गूमेंट जैसी कंडीशन हो रही है, वहाँ पर बस अपना ये थोड़ा सा 2 लाइन जो आपने लर्न करिए वही चिपकानी है आपको। अब ये हुआ, यहाँ तक इंटरव्यू था पूरा मेरे बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। अब यहाँ से इंटरव्यू शिफ्ट होता है बैंकिंग की तरफ। तो उनका सबसे पहला सवाल था कि भाई बैंक में क्यों आ रहा है। तो बैंक में ऑब्वियसली बैंक जो सही जो एकदम ट्रू रीज़न है, हाँ, जो मैंने बताया जो आपको बताना है। तो मैंने कहा सर फ़िलहाल तो मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, इससे मुझे एक हाई सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी। दूसरा, मेरी फैमिली की जो रेपुटेशन है वो बढ़ जाएगी, मेरी रेपुटेशन में इजाफा होगा। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का है, मतलब आप भी जानते होंगे कि लगभग 3-4 महीने में आपका रिज़ल्ट आ जाता है, आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं ये आपको पता चल जाता है। एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जिससे हमको प्रिपरेशन करने में आसानी होती है। जिस तरह मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया, उस तरह आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है, उसमें कोई करप्शन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो मैंने 2-4 पॉजिटिव पॉइंट बताए थे, हालांकि जो रियल है वो मैंने बताए। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि NPA क्या होता है। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो भी बैंक लोन देती है, अगर उन लोन का समय पे रिपेमेंट नहीं हुआ तो उनको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं।
तो उनका सवाल था कि तेजस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब होता है, यानी कि कब एक लोन बैड लोन होता है या फिर एनपीए हो जाता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ड्यूरेशन कितना रहता है। अब हालांकि ये ड्यूरेशन जो है हर लोन के हिसाब से वैरी होता है। अब जो हम लोग पढ़ के गए थे सिर्फ केसीसी का, तो केसीसी का लोन हर 3 साल में एक बार एनपीए होता है। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि जनरल में भी कितना होता है, तो मैं जनरल का नहीं बता पाया था। ये मेरा दूसरा था कि आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो। हालांकि इसका जवाब ये था कि अगर 3 सक्सेसिव आपकी जो इंस्टॉलमेंट है अगर वो आपने जमा नहीं करी है तब ये ड्यू होता है। जो रेगुलर लोन होते हैं उनके मामले में ये 90 दिन का समय है। और जैसे कि केसीसी जैसे लॉन्ग टर्म जो लोन, मीडियम टर्म जो लोन होते हैं उनके लिए ये समय 3 साल तक का है। इसके बाद उन्होंने मुझे पूछा था कि सरफसाई क्या है। उन्होंने सरफसाई का फुल फॉर्म पूछा था। ये एक्ट कब आया? ये एक्ट आया था 2002 में। और ये एक्ट क्या काम करता है? देखिए, सरफसाई वो एक्ट है जिससे हम यानी कि बैंकर्स बोरोवर की, यानी कि जो भी लोन लेता है उसकी जो मॉर्गेज करी हुई प्रॉपर्टी है, जो भी उसने सिक्योरिटी में हमको दी है, हम उसको बैंक के पोजीशन के अंडर लेते हैं और उसको सेल करके अपना जो भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट है उसे रिकवर करते हैं और बाकी का बचा हुआ अमाउंट बोरोवर को दे देते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा था ये सरफसाई के एक्ट के अंतर्गत, यानी कि जब भी एक लोन एनपीए होता है तो हम कितने दिनों बाद उसको सरफसाई में डाल सकते हैं। हालांकि ये बहुत डीप नॉलेज वाला सवाल था। ये मेरा तीसरा ऐसा सवाल था कि जिसमें मुझे कहना पड़ा सॉरी सर, आई डोंट नो। उसके बाद उनका एक और सवाल था कि सरफसाई में कौन से लोन है जो सरफसाई में नहीं आता है। जैसे कि एक एग्रीकल्चर का लोन हुआ, आपका केसीसी जो लोन है वो सरफसाई के एक्ट के अंतर्गत नहीं आता। और जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, यानी कि जैसे बड़ी बड़ी शिप्स हो गई, उनका जो उन पर जो लोन दिया जाता है वो सरफसाई के अंडर में नहीं आता है, यानी कि उसका बैंक उसको पजेस नहीं कर सकती है। बैंक जो ओनरशिप है और पोजेशन जो है वो दोनों बोरोवर के पास रहता है। इसके बाद उनका सवाल था डिमांड ड्राफ्ट क्या है। डिमांड ड्राफ्ट वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक किसी भी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और फर्म के नाम पे जारी करता है। और डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक में जाके उसको लिक्विड कर सकते हैं, यानी कि आप उसको दिखा के अपना कैश ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर रूरल में पोस्टिंग मिले, रूरल एरिया में अगर आपको पोस्टिंग मिलेगी तो क्या आप जाना चाहेंगे। तो भाई जॉब की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने भी कह दिया हाँ सर जाएंगे, बड़ी जोश में कह दिया सर जाएंगे। लेकिन जब रूरल में पोस्टिंग मिली तब पता चल रहा है भाई कितना काम है। लड़कियों के लिए पूछा जाता है कि आप अपने घर से दूर रहकर क्या ये जॉब कर पाएंगी, तो आपको भी बड़े ताव में आकर ये जवाब देना है हाँ सर ज़रूर कर पाएंगे। होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है। तो मैं इंटरव्यू से पहले जितना डरा हुआ था उसका 1% भी डर इंटरव्यू के बाद मेरे चेहरे पे नहीं था। हालांकि इंटरव्यू में 5-6 क्वेश्चंस का जवाब मैंने सर आई डोंट नो ऐसा दिया था, फिर भी मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि चलो ठीक ठाक दिया है। उसके अलावा एक डर ये भी लग रहा था कि भाई 5 मिनट से भी कम का इंटरव्यू हुआ था, कहीं मार गड़बड़ा ना जाए, तो ये डर भी एक मन में था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आया, सब ठीक ठाक हो गया। इंटरव्यू को पैनिक नहीं होना है, अपनी जो बैठने की पोजीशन है उसे मेंटेन बनाए रखना है, आई कांटेक्ट बनाए रखना है, ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करना है। और जो जवाब नहीं आता है उसको सीधा कहना है सर आई डोंट नो। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आप डेफिनेटली पकड़े जाएंगे, क्योंकि जितनी आपकी उम्र है ना उतना तो उनका एक्सपीरियंस है। तो झूठ बोलना तो अवॉइड ही करिए। तो गाइज ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। जो तैयारी मैंने इंटरव्यू के लिए करी थी उन सब का मैंने PDF बना लिया है, PPT बना ली है। इसके वीडियोज़ आपको जल्द ही हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। इस संडे को हम एक मॉक इंटरव्यू अरेंज कर रहे हैं जहाँ पर मैं और मेरे कुछ दोस्त जो कि पिछली बार सिलेक्ट हुए हैं वो आपसे सवाल जवाब करेंगे, ठीक जैसा इंटरव्यू का में किया जाता है। आपको साथ साथ फीडबैक भी देंगे। जब भी आपका इंटरव्यू होगा आपको फीडबैक दिया जाएगा, आप में ये कमी है, आपको ये सेक्टर इंप्रूव करना है। फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन यूट्यूब, स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन टेलीग्राम, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर PDF आपको मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो। आप 17, 18, 19 आपके इंटरव्यू में स्कोर कर पाएँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड प्रिपरेशंस। थैंक यू ऑल।